एक जिंदगी है और इस एक जिंदगी में हमारे बहुत सारे सपने हैं और क्योंकि इतने सारे सपने हैं तो इन्हें पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है और इसीलिए आपको ज़रूरत होती है एक फाइनेंशियल प्लान की, जो आपको बताते हैं हम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं ईटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। शो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है आज ऑन द शो। भविष्य की सुरक्षा के लिए क्यों जरूरी है इमरजेंसी फंड, कितनी होनी चाहिए इसकी रकम और कैसे करें इसकी प्लानिंग, जानिए आज। एलआईसी के पास लावारिस पड़े हैं 20,000 करोड़ रुपए। ये 20,000 करोड़ रुपए कहीं आपके तो नहीं, बताएंगे हम। साथ ही हम आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल हमें व्हाट्सएप करें। ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर व्हाट्सएप करने के लिए आपको 9619873567 पर अपना सवाल भेजना होगा। चाहे तो अपना सवाल वीडियो के जरिए भी भेज सकते हैं। वीडियो पे अपना सवाल शूट कीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं बेहद खास शो की और मेरे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। ईटी मनी के सीईओ संतोष नवलानी हमारे साथ है। संतोष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और आज हम बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं संतोष। जैसे कि अक्सर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो इमरजेंसी फंड या कंटिजेंसी फंड आपका पहला कदम होता है टुवर्ड्स फाइनेंशियल प्लानिंग जो आपको लेना होता है। लेकिन ये बात है ना संतोष, लोगों को ज्यादा बेहतर समझ में आई है महामारी के दौरान, जहां पर हमने देखा कि जॉब लॉसेस की खबरें आई हैं, पे कट्स हुई हैं, हेल्थ क्राइसिस की वजह से लोगों को पैसों की जरूरत पड़ी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इमरजेंसी फंड को लेकर जागरूकता संतोष वो बड़ी है। तो आज हम इसी को आसान भाषा में लोगों को समझाते हैं कि हर किसी को इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, हर किसी के पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। लेकिन इसकी जरूरत आपको कब और कैसे पड़ सकती है, क्यों हमें इतना महत्व देना चाहिए इमरजेंसी फंड को, बताएं। बहुत सारे रीजंस हैं कविता इसके लिए। इमरजेंसी फंड एक फंडामेंटल स्टेप है इन दी प्लानिंग ऑफ फाइनेंशियल। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कभी भी अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या कोई गोल के लिए इन्वेस्ट करें तो नॉर्मली आदमी का पैसा इक्विटी मार्केट्स में लगाया जाता है या फिर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। अगर कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा होता है पैसे को, तो मार्केट में उतार चढ़ाव कभी भी आ सकते हैं। तो उस उतार चढ़ाव से आदमी अपने पैसे को बचाने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इमरजेंसी फंड में इन्वेस्ट करे। सिंपली बिकॉज कभी भी आदमी का जॉब से लॉस हो सकता है या किसी की पे कट हो सकती है, जो हमने देखा कोविड के वेव 1 में। कभी कभी आदमी को कोई फाइनेंशियल मजबूरियां भी आ जाती हैं और कभी कभी हेल्थ क्राइसिस भी हो सकता है। तो कोई भी डिफिकल्टी जब लाइफ में आती है तो आदमी अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को ना तोड़े और उसकी कंपाउंडिंग को ना गिराए। इसके लिए जरूरी होता है कि इमरजेंसी फंड हो जो आदमी उसको निकाल के यूज करके अपना जो डिफिकल्टी आई है उसको सॉल्व कर ले। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग का। बहुत बार हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में दो चीजें बोलते हैं। एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस, जो सबके लिए आपने कहा कि आपके निवेश को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि जो अक्सर माइंडसेट देखा गया है ना लोगों का, वो इस तरह का होता है कि लोग समझते हैं कि अच्छा हम फलां जगह निवेश कर रहे हैं, फलां इंस्ट्रूमेंट को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है तो ये जरूरत में काम आएगा। लोग ये नहीं समझते हैं कि जरूरत के लिए आपको अलग से प्लानिंग करनी होती है, ना कि आपके पास मौजूदा पड़ा निवेश उसको तोड़ने की जरूरत होती है। जैसे कि लोग सोने को अक्सर क्राइसिस में कहते हैं कि अरे काम आ जाएगा, प्रॉपर्टी तो खैर बिकती नहीं है लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि मुसीबत में काम आएगी। इसी तरह से लोग म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट के पैसे को भी ऐसे ही देखते हैं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि जब जरूरत पड़े तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड रह सकता है, बशर्ते आप उसको बनाएं। तो अब इसको बनाने का जो प्रोसेस है ये क्या जटिल है, क्या ये आसान है संतोष? बहुत ही आसान है कविता। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो
अपना पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते तो बैंक अकाउंट में ऑलरेडी पैसे पड़े होते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अकाउंट में कुछ कैश मेंटेन करते हैं, उन लोगों को शायद बहुत ही आसानी से ये फंड हमेशा अवेलेबल होता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने खर्चों को और अपनी इनकम को मैच नहीं कर पाते। उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो अपने बैंक अकाउंट से अलग हट के इस फंड को बनाएं, और इसके लिए बेस्ट तरीका होता है म्यूचुअल फंड्स में, लिक्विड फंड्स में पैसा रखना। क्योंकि अगर पैसा आपके अकाउंट में नहीं होगा तो शायद उसको आप खर्च नहीं करेंगे। अगर वो पैसा लिक्विड फंड में कहीं अलग पड़ा हुआ है तो आपकी नजर से बाहर हो जाता है और वो खर्च नहीं होता, और ये इमरजेंसी में बहुत काम आता है। लिक्विड फंड बहुत सतर्क तरीका है इमरजेंसी फंड बनाने का। और भी तरीके हो सकते हैं, लाइक ओवरनाइट फंड होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स होते हैं जो आप डाल के बना सकते हैं। जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहते अपने इमरजेंसी फंड के लिए, उन लोगों के लिए बैंक डिपॉजिट्स भी अच्छा तरीका है। लेकिन बैंक डिपॉजिट्स में अगर आप एफडी बनाते हैं तो कभी कभी आपको पेनल्टी भी देनी पड़ती है अगर आप उसका प्रीमेच्योर विड्रॉल करते हैं। तो पेनल्टी से खर्च बचाने के लिए आप लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। कुछ लिक्विड फंड्स आपको ऑप्शन देते हैं कि आप इंस्टेंट विड्रॉल भी कर सकते हैं 50,000 रुपए का ऑन अ डेली बेसिस। तो ऐसे में लिक्विड फंड से अच्छा तरीका मार्केट में नहीं है टू बिल्ड योर इमरजेंसी फंड। संतोष, संक्षिप्त में मैं चाहती हूं कि आप हमें समझाएं कि ईटी मनी किस तरह से लोगों को लिक्विड फंड में पैसे डालने की तरफ गाइड करता है और उनको किस तरह की सर्विस देता है। कविता, हमारे पास एक सर्विस है ईटी मनी स्मार्ट डिपॉजिट, जिसमें हम लोग म्यूचुअल फंड्स, लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, एंड कोई भी कस्टमर आके अपना स्मार्ट डिपॉजिट अकाउंट खोल सकता है। जैसे ही वो खोलता है उसके अंदर लिक्विड फंड में पैसे निवेश हो जाते हैं, और ये पैसे आप हमेशा ऐप पे कभी भी ट्रैक कर सकते हैं, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। और सबसे खासियत बात ये होती है कि हम 50,000 रुपए तक आपको इंस्टेंट विड्रॉल अलाउ करते हैं अगर आपके पास उतने पैसे हैं। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए जमा हो चुका है स्मार्ट डिपॉजिट में, आप एसआईपी कर सकते हैं, आप एक साथ पैसे डाल सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो 50,000 आप इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हैं 24/7। आप ऐप पे आएंगे और 30 सेकेंड्स के बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। एंड अगर आपको पूरे पैसे विड्रॉ करने हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके पैसे नेक्स्ट डे आ जाएंगे। सो ईडी मनी में स्मार्ट डिपॉजिट लिक्विड फंड के थ्रू चलता है, तो आप कभी भी खोल सकते हैं स्मार्ट डिपॉजिट ईडी मनी का। बिल्कुल। तो 6 से 12 महीने का जो आपका खर्च है वो आपको इकट्ठा करना है इमरजेंसी फंड के तौर पे। याद आपको एक चीज रखनी है कि जरूरत के वक्त ये पैसे तुरंत अवेलेबल होने चाहिए, यानी आपको इस जगह पे पैसे रखने चाहिए जो 24 घंटे के अंदर आपके पास आ जाए, ताकि आप इसका सही इस्तेमाल कर सके। इस शो में अब आगे बढ़ेंगे अगला अहम मुद्दा जो कि निवेशकों के दिल के बहुत करीब रहता है, क्योंकि हर कोई मुनाफा कमाना चाहता है और जल्दी मुनाफा कमाना चाहता है संतोष। और इसीलिए हम देखते हैं कि स्मॉल कैप में ना, ये जो कैटेगरी है इसमें लोगों की बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने एहतियात नहीं बरता तो आपके हाथ भी इस तरह से जल सकते हैं कि आप वाकई कभी बाजार में आने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो इसीलिए योजनाबद्ध तरीके से आपको स्मॉल कैप कैटेगरी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना होता है, क्योंकि जब बाजार कमजोर होता है तो चौतरफा गिरावट हम देखते हैं, लेकिन इनमें गिरावट ज्यादा होती है। लार्ज कैप के मुकाबले अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा होती है। तो एक सीधी और सधी हुई रणनीति स्मॉल कैप में ट्रेड करने की, इन्वेस्ट करने की, अपने पोर्टफोलियो में इसको जगह देने की क्या होनी चाहिए संतोष? कविता, स्मॉल कैप एक्चुअली बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखते हैं, जैसे आपने बताया। इसमें रिटर्न्स भी अच्छे होते हैं इन द लॉन्ग रन। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे कि लार्ज कैप फंड से कंपेयर करें स्मॉल कैप फंड को, या लार्ज कैप निफ्टी इंडेक्स फंड को कंपेयर करें स्मॉल कैप इंडेक्स फंड के साथ, तो आप एक चीज देखेंगे कि इनके जो रोलिंग रिटर्न्स बोलते हैं हम लोग, जो कि आप कोई भी 5 साल का पीरियड निकाल लीजिए 2005 से लेके 2021 तक, या कोई भी 3 साल का पीरियड निकाल लीजिए, या 7 साल का पीरियड निकाल लीजिए, आप देखेंगे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने दिया होगा करीबन 10-11 से 13% तक रिटर्न, और जो स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है उन्होंने दिया होगा 10 से 12% का रिटर्न। तो आप देखेंगे तो लॉन्ग रन में रिटर्न्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये हमारा एक परसेप्शन है कि स्मॉल कैप इंडेक्स फंड या स्मॉल कैप स्टॉक्स ज्यादा रिटर्न देते हैं।
वो रिटर्न कब देते हैं? उनमें एक मार्केट में जब भी एक बुल रन आता है, बहुत सारे डीमैट अकाउंट खुल रहे होते हैं, या हर आदमी को इन्वेस्ट करना होता है, बहुत ही ज्यादा रिटेल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, तो स्मॉल कैप में रैली आती है और रिटर्न्स आ जाते हैं। तो इसी और जब आप देखेंगे इसमें जो वोलेटिलिटी आती है, जो उतार चढ़ाव आते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं कंपेयर टू लार्ज कैप। सो अगर आप कोई भी 3, 5, 7 साल अवधि का अप्स एंड डाउन्स वोलेटिलिटी जिसको बोलते हैं, अगर आप देखेंगे तो वो 14 से 16% होती है लार्ज कैप और स्मॉल कैप्स की। तो अगर आप देखेंगे रिटर्न में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1% का डिफरेंस होगा 10 से 12, और आप देखेंगे तो वोलेटिलिटी में 14 से 16 का डिफरेंस है। तो आप जो 1% एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, शायद वो 2% नुकसान भी गंवा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप स्मॉल कैप से दूर रहें, स्मॉल कैप रिटर्न्स देते हैं अच्छे। तो आपको समझना है कि आपका कितना पोर्टफोलियो होना चाहिए स्मॉल कैप फंड में। अगर आप इंडिया का मार्केट, पूरा ब्रॉड मार्केट देख लें, निफ्टी 500 एक चीज जहां इंडेक्स, पर निवेशक अक्सर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड संतोष ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर एक कैटेगरी को पोर्टफोलियो में शामिल करने के बहुत सारे जरिए हैं ना। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो स्मॉल कैप का एक्सपोजर मुझे मल्टी कैप में मिल जाएगा, मुझे फ्लेक्सी कैप में मिल जाएगा, वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में आपको हमेशा इन कैटेगरीज का एक्सपोजर मिल जाएगा, प्लस आपके पास अलग से स्मॉल कैप फंड्स भी हैं। तो अगर एक पोर्टफोलियो डिजाइनिंग और प्लानिंग की मैं बात करूं तो मुझे किस हद तक अपने स्मॉल कैप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए और समझदारी से किस कैटेगरी के फंड को कितना एक्सपोजर देना चाहिए? सो कविता, अगर आप किसी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो समझना चाहते हैं तो उसके रिस्क के हिसाब से देखना पड़ेगा। कोई इंडिविजुअल अगर बहुत ज्यादा रिस्क ले सकता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो शायद स्मॉल कैप उसके पोर्टफोलियो का 20 से 25% भी हो सकता है। लेकिन कोई इन्वेस्टर जो कि थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहता है और शायद उसके पास 5-7 साल से के ऊपर का टाइम पीरियड नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सो 10 से 15% भी काफी हो सकता है इन स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के परसेंटेज के हिसाब से। तो आप अगर फ्लेक्सी कैप फंड्स भी देखेंगे जो कि पूरे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% के ऊपर स्मॉल कैप में नहीं देते हैं, क्योंकि जो रिटर्न वो एक्स्ट्रा देते हैं वो उतार चढ़ाव में खा भी जाते हैं। तो इसलिए आपको उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। एक और मेथोडिकल तरीका होता है जो हम ईटी मनी में रिकमेंड करते हैं और ईटी मनी जीनियस में ऑफर भी करते हैं, जिसमें हम लोग देते हैं कि अगर मार्केट में एक तेजी है, जिसमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है और मार्केट में बहुत ज्यादा बुल रन है, उस टाइम पे हम लोग स्मॉल कैप में अलोकेशन बढ़ा सकते हैं और टाइम के साथ थोड़ा घटा भी सकते हैं। अगर आप पीरियोडिक प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो की, तो शायद आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे लॉन्ग रन में, नहीं कि सिर्फ एक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में या स्मॉल कैप फंड में आपने पैसा लगाकर। तो आपको थोड़ा सतर्क और कॉन्शियसली मार्केट को ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा स्मॉल कैप से। नहीं तो आप लार्ज कैप या लार्ज और मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स में ही इन्वेस्टेड रहें। बिल्कुल, चलिए आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर हम कैटेगरी वाइज लार्ज, मिड और स्मॉल कैप की बात करें तो पिछले 5-7 सालों में अगर देखा जाए तो किसने कितनी कमाई करके दी है और किसमें कितना रिस्क भी रहा है? खासतौर से अगर स्मॉल कैप फंड्स की मैं बात करूं तो क्या बेंचमार्क को ये आउट परफॉर्म कर पाए हैं? यस कविता, अभी अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों को अलग से कंपेयर करेंगे तो लार्ज कैप फंड्स में बहुत मुश्किल हुआ है उन लोगों के लिए, उन फंड्स के लिए टू बीट निफ्टी के इंडेक्स, निफ्टी के रिटर्न्स को। लेकिन अगर आप वही चीज स्मॉल कैप में देखेंगे तो मुश्किल से 20 या 30% फंड्स होंगे जो बीट नहीं कर पा रहे होंगे बेंचमार्क को। तो स्मॉल कैप स्पेस में ऐसे हम बोलते हैं कि अभी भी अल्फा है, अभी भी फंड मैनेजर स्किल है, जो आप एक फंड, अच्छे फंड में इन्वेस्ट करके एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमा सकते हैं बेंचमार्क के कंपैरिजन में। वही चीज लार्ज कैप में कम है। मिड कैप में अभी हो रहा है कि मिड कैप में भी मिड कैप इंडेक्स फंड बेटर परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू एक्टिवली मैनेज फंड से, और बहुत 40 से 50% फंड्स ही बीट कर पा रहे हैं मिड कैप फंड्स को। तो अगर आप अपने फंड सिलेक्शन में गलत चले गए तो शायद आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिले, लेकिन वो चीज अभी तक स्मॉल कैप में उतने अच्छे से नहीं हो पाई है। लेकिन ईटी मनी में हम लोग रिकमेंड करते हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जो कि 10 से 15 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको नहीं पता कि फ्यूचर का विनर कौन होगा, तो इंडेक्स फंड बेटर परफॉर्म करता है, भले ही वो लार्ज कैप हो या मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो।
चलिए, निवेश को लेकर ऐसी बहुत सारी बारीकियां हैं जो हमें लगातार समझानी है दर्शकों को, लेकिन फिलहाल संतोष आपने समय निकाला दर्शकों को थोड़े बहुत पहलुओं पर तमाम डिटेल से जानकारी दी है, खासतौर से इमरजेंसी फंड और स्मॉल कैप को पोर्टफोलियो में शामिल करने को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन ईटी मनी वन ऑफ अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ अब दो और खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो चर्चा को आगे ले जाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनी एज स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या और वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत उस्तिगी। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में और आप दोनों के साथ हम सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं दर्शकों के साथ। एक अहम मुद्दा जो मैं चाहती हूँ कि हम दर्शकों को विस्तार से इसकी समझाइश दें। LIC के पास लावारिस पड़े हैं लगभग 20,000 करोड़ रुपए। ये वो पैसे हैं जो कि क्लेम नहीं किए गए हैं पॉलिसी धारकों की तरफ से। इसको मुझे अगर बारीकी से और समझना हो अर्नब जी, तो क्या ये वो पैसे हैं जो पॉलिसी धारकों ने कई सालों पहले एक LIC की पॉलिसी ले ली और मैच्योरिटी होने के बाद भी उन्होंने जो उनके पास पैसे आने चाहिए थे मैच्योरिटी के बाद वो वापस नहीं लिए हैं? जो अनक्लेम्ड प्रोसेस की बात कर रहे हैं, अनक्लेम अमाउंट्स की बात कर रहे हैं, इसमें किस तरह के क्लेम्स की बात हो रही है? क्योंकि 20,000 करोड़ रुपए ये तो कई सारी मिनिस्ट्रियों के खर्चों से भी ज्यादा का आंकड़ा है देखा जाए तो जो LIC के पास पड़ा हुआ है। तो किस तरह के अनक्लेम्ड अमाउंट्स की हम बात कर रहे हैं? जी, अगर आप देखें तो ये पूरी अमाउंट जो है वो बहुत बड़ी है और इसीलिए आपको जानना होगा कि किस प्रकार के LIC की पॉलिसीज है जिससे ये पूरी रकम आती है। तो नॉर्मली हम देख रहे हैं कि अभी पिछले कई सालों से ही जो टर्म इंश्योरेंस है उसका जो चलन है वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन पहले जो पॉलिसीज ली जाती थी वो वर्चुअली एक उसे ट्रेडिशनल पॉलिसीज जिसे कहते हैं, जिसमें एक सेविंग्स का एलिमेंट होता था और एक इंश्योरेंस का एलिमेंट होता था। तो ये दोनों एलिमेंट जिस पॉलिसी में है उसमें क्या होता है कि अगर आपने एक पॉलिसी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ली है, अगर उस पीरियड में डेथ हो जाती है तो आपको डेथ क्लेम मिलेगा। अगर पॉलिसी होल्डर है वो सरवाइव करता है तो उस पीरियड के बाद उसे एक मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है। अब कई लोगों ने इस प्रकार की कई सारी पॉलिसीज ले ली है और जब वो पॉलिसीज मैच्योर हुई तब उन्होंने अपना जो क्लेम है मैच्योरिटी अमाउंट का वो नहीं दिया है, तो इसीलिए ये अमाउंट LIC के पास पड़ा हुआ है। दूसरे सारे ऐसे भी कई केसेस है जिसमें पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर भी जो डिपेंडेंट्स हैं या जो नॉमिनीज है उन्होंने अमाउंट क्लेम नहीं की है, तो ये अमाउंट भी वहां पर LIC के पास पड़ा है और ये सारी अमाउंट पे उस पे थोड़ा इंटरेस्ट अमाउंट भी अर्न किया गया है, क्योंकि मान लीजिए कि कई सालों से अगर ये अमाउंट वहां जमा होके पड़ा हुआ है तो उस पे LIC थोड़ा इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करती है। तो ये मुख्य कारण है कि जिन पॉलिसी होल्डर्स को जिन्होंने प्रीमियम भरा हुआ है उनकी पॉलिसीज मैच्योर हो गई है, तो वहां पर जो रकम उन्हें मिलनी चाहिए थी वो वापस क्लेम नहीं की गई है। तो इसीलिए ये पूरा अमाउंट एक्यूमुलेट हुआ है और क्योंकि इतने सारे पॉलिसी होल्डर्स है, इतने सारे पॉलिसीज उन्होंने सालों से ली हुई है, तो आपको आज ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट काफी बड़ा दिख रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये जो बात है, ये जो मुद्दा है, ये केवल LIC की पॉलिसी जुड़ा हुआ नहीं है हेमंत जी, क्योंकि बैंकों की तरफ से भी जो आंकड़े आ रहे हैं, जो अनक्लेम अमाउंट्स की हम बात कर रहे हैं, 24,356 करोड़ का ये आंकड़ा है। स्टॉक मार्केट से जो लोग पैसे कमाते हैं उन्हें भी क्लेम नहीं करते, उसका भी एक अनक्लेम्ड अमाउंट की पूरी राशि पड़ी हुई है। तो जहां जहां पे लोग पैसे डालते हैं वहां पे देखा गया है कि अनक्लेम अमाउंट अंत में बचता ही है, रहता ही है। तो अगर LIC पॉलिसीज के अनक्लेम अमाउंट्स की मैं बात करूं, मैच्योरिटी पर पैसे लेने की बात करूं, तो उसका अब प्रोसेस क्या है? मान लीजिए 20,000 करोड़ रुपए में से किसी का पैसा पड़ा हुआ है जो उनको अब शायद समझ में आया या पता चले कि बचा हुआ है लेना, तो अब वो कैसे इसे ले सके? देखिए, अगर हम स्पेशली LIC की अगर हम बात करें तो उनकी वेबसाइट पे जाके आप अगर अपनी नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी पॉलिसी नंबर और पैन नंबर दे, तो अगर आपकी पॉलिसी के सामने कोई अनक्लेम अमाउंट है तो वो डिटेल आपको मिलेगी। तो ये और उसका जो प्रोसीजर है वो भी वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो क्लेम करना मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड आप जाके LIC की वेबसाइट पे या तो नॉमिनी हो या फिर पॉलिसी होल्डर खुद है वो जाके चेक करे कि हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ अगर आउटस्टैंडिंग है
तो अनक्लेम अमाउंट है तो वहाँ से वो चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो IRDA का जो सर्कुलर है उसमें बहुत क्लियरली लिखा गया है कि किस तरीके का प्रोसीजर इंश्योरेंस कंपनीज को फॉलो करना है और किस तरह से इन जहाँ पे अनक्लेम अमाउंट है वहाँ पे फॉलो अप करना है। बट डिस्पाइट दैट, जैसा आपने बिल्कुल कहा, ये खाली LIC की इशू नहीं है, ये बैंकों में भी है। और अगर हम स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट देखें तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में जो पैसा पड़ा वो करीब 20,000 करोड़ रुपए। तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना रिकॉर्ड ठीक से रखें, आप अपने फैमिली के साथ जो इन्वेस्टमेंट है, कौन नॉमिनी है, उसको डेफिनेटली शेयर करें ताकि उनको पता रहे कि हमें ये पैसा अगर कुछ हो जाएगा तो कैसे क्लेम करना है। और जहाँ तक प्रोसीजर का सवाल है, जैसे मैंने कहा, ये 4 इन्फॉर्मेशन आपको देनी है और आप LIC की साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि अगर कोई पॉलिसी के अगेंस्ट अनक्लेम अमाउंट है तो उसको कैसे क्लेम करना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है अर्नब जी, मान लेते हैं किसी ने बहुत साल पहले अगर ये पॉलिसी ले रखी है, अब उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, किसी भी तरह का कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, ना ही उनको मैच्योरिटी की तारीख पता हो। मिसिंग डॉक्यूमेंट्स के केस में और मिसिंग डिटेल्स के केस में मुझे अनक्लेम अमाउंट कैसे मिले? देखिए, अगर आप कोई भी अनक्लेम्ड अमाउंट क्लेम करने जाते हैं, स्पेसिफिकली अगर पॉलिसी मैच्योर हो गई हो या आपको बेनिफिट मिलने हो, तो 3 चीज बहुत एसेंशियल है। पहली चीज तो ये है कि अब LIC पेमेंट जो है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में करता है, तो आपको एक NEFT का फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें आप पूरी बैंक डिटेल्स देते हैं ताकि अमाउंट डायरेक्टली बैंक में आए। दूसरी बात ये है कि आपको एक पॉलिसी डिस्चार्ज फॉर्म भरना पड़ता है। ये पॉलिसी डिस्चार्ज फॉर्म वो फॉर्म है जिसमें आप पॉलिसी की डिटेल्स देते हो, तो उससे पता चलता है कि आपको अल्टीमेटली कितना अमाउंट देना है। और तीसरी बात यह है कि आपको ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे आपने बताया, तो अगर वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो पहले तो आपको प्रोसीजर करनी पड़ेगी डुप्लीकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स निकालने की, और फिर ये पूरा क्लेम का प्रोसीजर करना पड़ेगा। अब तकलीफ क्या होती है कि लोगों को कई बार पता ही नहीं होता है कि हमारे पास इस प्रकार की पॉलिसी है। तो आपको कहीं से भी, मान लीजिए कि आपके हाथ में घर में कहीं कोई प्रीमियम पेमेंट रिसीट आ गई या प्रीमियम के पेमेंट भरने का जो नोटिस आता है वो आ गया, वहीं से अगर आप एक बार पॉलिसी नंबर निकाल ले और फिर वहां से थोड़ी थोड़ी डिटेल्स निकाल ले, तो आप एक पहले एसर्टेन कर सकते हैं कि आपका कोई अमाउंट क्लेम के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मान लीजिए कि आपके पास कई, ये पूरा जो लिस्ट है उसमें से 1 या 2 डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो रिट्रीव किया जा सकता है आफ्टर फॉलोइंग द नेसेसरी प्रोसीजर। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि पॉलिसी आपके पास है और पॉलिसी की बेसिक डिटेल्स क्या है, तो फिर यह पूरा काम मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कुछ भी हो, मान लीजिए कि इवन प्रीमियम रिसीट हो, तो उसको रखना, रिकॉर्ड में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एटलीस्ट कई डिटेल्स अगर कुछ और हो जाए तो वहीं से निकाल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस हमने आपको बता दिया है, जहाँ पर ज़रूरी है आपके लिए ये समझना कि अगर आपको भी अनक्लेम अमाउंट को लेकर कोई क्लेम करना है तो क्या प्रोसेस है। और हाँ, बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हमारे पैनलिस्टों ने भी कहा है, कि आप जब भी इस तरह की चीज़ में निवेश करें तो अपने परिवार वालों को इसकी जानकारी ज़रूर दें, ताकि आपके ना रहने पर उन्हें इस तरह के क्लेम्स करने में कोई दिक्कत ना हो। तो फिलहाल ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे दर्शकों के साथ और बताएंगे आपको हमारे मेहमानों का आज का निवेश का गुरु मंत्र। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।